ये जो एनपीए का टॉपिक है ये सभी जेआईबी सीआईबी वालों के लिए और डीबीएफ वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी नॉलेज आपको क्या है, आपके एग्जाम्स में हेल्प करती है। यहाँ तक कि जो डीआरटी का कोर्स करते हैं कुछ लोग, डेट रिकवरी एजेंसी का कोर्स करते हैं आईआईबीएफ के लिए, उनके लिए ज़रूरी है। आरबीआई ग्रेड की जो एग्ज़ाम्स देते हैं, आईबीपीएस का पीओ का मेंस देते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। और ऐसा हर कोई व्यक्ति जो कि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है और वो किसी लोन को लिए हुए है और उस लोन में कभी उसकी एक आध इंस्टॉलमेंट या ज़्यादा इंस्टॉलमेंट टूट जाती हैं, तो उसका अकाउंट कब एनपीए होगा, कैसे होगा, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं इस एनपीए से रिलेटेड, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या क्या रहती है। देखिए, ये मेरा पूरा वीडियो कॉन्सेप्चुअल पे रहता है। कोई कोई फैक्ट गलत हो सकते हैं, उसके लिए क्या है, रिसेंट जो है चीज़ें चेक की जा सकती हैं। जो वैल्यूज़ होती हैं, डेज होते हैं, मेरा काम होता है कि आपको उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना। जेआईबी की बात करें तो जेआईबी में ये जो एनपीए से क्वेश्चन है 2 नंबर तक के आ सकते हैं। कई बार जेआईबी में इसका न्यूमेरिकल भी पूछ ले रहा है सीधे 2 मार्क्स का। बात करते हैं सीआईबी की। जेआईबी में तो ये फर्स्ट पेपर में है। अगर हम सीआईबी की बात करते हैं तो सीआईबी में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका जो फर्स्ट पेपर में भी इम्पॉर्टेंट है और सेकंड पेपर बीएफएम में भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे फर्स्ट पेपर में कैसे इम्पॉर्टेंट है? देखिए, फर्स्ट पेपर में इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपका क्रेडिट मॉड्यूल है उसमें एक टॉपिक है क्रेडिट के रीस्ट्रक्चरिंग का, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है। और बीएफएम में तो पूरा यूनिट दिया हुआ है, यूनिट 28 नंबर है शायद उसमें, तो वो पूरा आपको जो है इम्पॉर्टेंट है। और सीआईबी में 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस इसमें से न्यूमेरिकल्स में से पूछता है। आज आप क्लास लेंगे, क्लास लेने के बाद मेरे ख्याल से आपका कोई सवाल एनपीए से रिलेटेड होगा नहीं। इवन जो कुछ प्राइवेट बैंक वाले जो जेआईबी सीआईबी करते हैं, उनके वहाँ की जो फंक्शनिंग होती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एक एग्जाम्पल्स के साथ। उस एग्जाम्पल्स को मैं ग्रेजुअली बढ़ाता जाऊंगा और बीच में जितनी टर्मिनोलॉजी आती जाएंगी उस पर मैं डिस्कस करते जाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एनपीए। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आप लोगों से सभी से कि ये एनपीए की गाइडलाइंस को क्या कहते हैं और ये गाइडलाइंस इंडिया में कौन जारी करता है। चैप्टर है सीआईबी में 28 और मैं थोड़ा सा पिक्चर दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे तो डिस्टर्बेंस होता है। देखिए, ये जो बुक है ये है इसकी जेआईबी की, सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है। दिस टॉपिक्स इन जेआईबी बुक्स। दिस टॉपिक इज इन जेआईबी बुक। ठीक है, और यही टॉपिक सेम जो है सीआईबी का है, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। ये है आपका सीआईबी में। तो ये क्लियर हो गया कौन सा टॉपिक है। और ये हमने जो है बुक ले रखी है बीएफएम की, और जो जेआईबी की बुक है वो पीपीबी की बुक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलो, आरबीआई के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं डिटेल्ड में एनपीए के बारे में, तो वहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट की जब बात पूछी जाती तो क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात, एनपीए जो है फॉर्म के नेम के अकॉर्डिंग आपको सबको पता है, एनपीए का नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की अगर हम बात करें तो उसका अगला नाम जो लोग बच्चों ने आप लोगों ने दिया, बिल्कुल ठीक दिया है। अगला नाम दिया है इन्होंने आईरेक। क्या नाम दिया हुआ है? आईरेक दिया हुआ है।
IRAC, ठीक है। और इन्हीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को NPA नॉर्म्स भी बोलते हैं, NPA नॉर्म्स। इन्हीं का एक नाम और है जो किसी ने भी आंसर नहीं दिया, प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, तो NPA नॉर्म्स बोल दीजिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स बोल दीजिए, या IRAC नॉर्म्स भी बोल दीजिए। तो तीन नाम हमारे NPA के आ गए, NPA, प्रूडेंशियल नॉर्म्स या IRAC, ठीक है। IRAC, ये जो नेम है IRAC वगैरह, मैंने आपसे सवाल पूछा था NPA की गाइडलाइंस। NPA की गाइडलाइंस को ही हम लोग प्रूडेंशियल नॉर्म्स बोलते हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं, इंडिया में RBI ऑथोराइज है इन गाइडलाइंस को जारी करने के लिए। इन गाइडलाइंस को जारी करने के लिए RBI ऑथोराइज्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो IRAC लिखा हुआ है, IRAC का नाम है इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। देखिए, ये जो IRAC है, ये IRAC दो पार्ट में है। पहला पार्ट है ये, ठीक है, और दूसरा पार्ट है ये, यानी इनकम को रिकॉग्नाइज करना और एसेट को क्वालिफाई करना, एसेट को क्लासिफाई करना। इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, तो अब समझ में आ गया। इनको IRAC नॉर्म्स भी बोलते हैं, NPA नॉर्म्स भी बोलते हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी बोलते हैं, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए लागू होते हैं। इसके बाद हम NPA के इन सब के बाद हम प्लस पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और प्रोविजंस के साथ हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इतनी चीज आज हम कवर करने वाले हैं। कितना सरल सी बात है, NPA। तो सबसे पहले हमें जानना है एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स दो देखो, एसेट्स होते हैं, कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि जो भी डिपॉजिट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, इस डिपॉजिट में हम लोग कई काम करते हैं। क्या काम, कई काम करते हैं कि कल का अगर किसी को याद आ रहा हो तो हमने बताया था, इस डिपॉजिट में हम बहुत सारे पोर्शन करते हैं। जैसे हमने कुछ पोर्शन हमें क्या करना पड़ता है इस डिपॉजिट का, CRR, कुछ क्या करना पड़ता है SLR, कुछ हम क्या देते हैं लोन्स, कुछ हम क्या करते हैं नॉन SLR इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ हम कंपल्सन इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ हम रिजर्व रखते हैं। अब मैं इसको समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले CRR आपको रखनी जरूरी है, SLR रखनी जरूरी है। आप उसके बाद अपने वहां लोन्स दे सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में बोलूं तो नॉन SLR, इन्वेस्टमेंट में कौन सा, नॉन SLR वाला। अदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अपने पास बचा हुआ सारा कैश रख सकते हैं। तो आपको डिपॉजिट इतने काम में इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको डिपॉजिट इतने तरह से रखना पड़ता है, उसी से आप अपनी अर्निंग सेट करते हैं, ठीक हो गया। अब यहां पे बात आती है एसेट्स क्या क्या है। देखिए, जो आपने कैश रखा हुआ है वो भी एसेट है। इसके अलावा हमारा ये लोन वाला,
ये हमारा इन्वेस्टमेंट वाला, चाहे किसी भी तरह का, ये तीनों एसेट्स की हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। इन तीनों तरह के एसेट्स की हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो हम लोगों ने एसेट्स के नाम क्या दे दिए? कुछ भी। अब बात आती है परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मेंस से मतलब क्या है? देखो, आप कहते हैं कि ये जो क्रिकेट में ये वाला प्लेयर है आजकल परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म का मतलब क्या है? रन नहीं बना रहा, विकेट नहीं ले रहा, फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपके एसेट भी परफॉर्म करते हैं, और एसेट की परफॉर्मेंस को हम लोग बोलते हैं इनकम। और आपको पता है ये इनकम जो होती है, ये इनकम आपकी इंटरेस्ट की रहती है। किसकी रहती है? इंटरेस्ट की इनकम। क्लियर हो गया? तो इनसे आने वाला इंटरेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो वो इंटरेस्ट नॉट है या पेंडिंग है। अब नॉट का मतलब है बिल्कुल नहीं आ रहा, पेंडिंग का मतलब है पार्शियल। पेंडिंग का मतलब क्या है? पार्शियल, कुछ आ गया है, कुछ बाकी है। ठीक है, और जिसमें जो है आ रहा है यस, अगर वो आ रहा है तो उस केस में बोलेंगे हम यस। अगर वो आ रहा है तो वो परफॉर्मिंग है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो, ये तो हो गया यस, तो हो गया परफॉर्मिंग, और नॉट वाला हो जाएगा आपका ये नॉन परफॉर्मिंग। क्या होगा? ये नो वाला। कैसे? तो यहां पे हम लिख देते हैं नॉन परफॉर्मिंग। बात समझ में आ गई आपको? तो एनपीए आपका क्लियर हो गया होगा कि एनपीए का मतलब क्या है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। तो यहां हमने बात करी नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं। जिन एसेट्स की, इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट इनकम आनी थी, वो या तो टूट के आ रही है, या कम आ रही है, या बिल्कुल नहीं आ रही है, या कई दिनों से नहीं आ रही है, कई सालों से नहीं आ रही है, दे ऑल आर नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। ठीक है, अब एनपीए कौन होता है, कौन नहीं होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके लिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि इसका नाम है आईरेक। क्या नाम बताया हमने? आईरेक। और आईरेक के अकॉर्डिंग इनकम रिकॉग्निशन, तो इनकम रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ हमारा? इनकम रिकॉग्निशन का मतलब हुआ ये वाला काम, यस और नो वाला। क्या काम हुआ? यस और नो वाला। इनकम रिकॉग्निशन का काम है ये वाला, यस या नो। हमने इनकम को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग जब आपने पहचान लिया, तो पहचानने के बाद इस पहचान को इधर लाते हैं यहां, और इसको बोलते हैं एसेट क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसेट का क्लासिफिकेशन करना, उसकी इनकम आने या ना आने के आधार पर, उसकी इनकम आने या ना आने के आधार पर करना। ठीक है, अब यहां पर हमारी जो इनकम आ रही है, जिसमें इनकम आ रही है बिल्कुल ओके, और ये इनकम के साथ एक बात और है, प्लस क्या चीज है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, यानी जितना लोन दिया हुआ वो प्लस उसकी इंटरेस्ट दोनों आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सिर्फ इंटरेस्ट आती रहे और प्रिंसिपल नहीं आए तो आप कह दो कि ये परफॉर्मिंग हो गया, नहीं होगा उससे। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। यहां पर इस यस वाले को क्या कहते हैं? जो ये यस वाला है इसको क्या कहते हैं, और ये जो नो वाला है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिसमें इनकम आ रही है उसका नाम होता है
परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है उसका नाम? परफॉर्मिंग एसेट। और इसका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब परफॉर्मिंग का तो एक ही नाम है, उस परफॉर्मिंग वाले का एक नाम है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एसेट। जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड एसेट। परफॉर्मिंग वाले का एक नाम है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, और नॉन परफॉर्मिंग वाले में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम होगा, यहां से आपका बहुत कुछ आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो छोटे मोटे डाउट आपके रहते थे वो। तो पहला नाम है इसका सब स्टैंडर्ड। ये कैसे कैसे होता है अभी बात करते हैं हम लोग, हैं क्या होगा? सब स्टैंडर्ड। एक नाम। दूसरा नाम होता है डाउटफुल। ये अभी तक हम केवल फैक्चुअल बात कर रहे हैं, क्या क्या नाम होते हैं, एक एक की बात की ऑपरेशन करेंगे। तीसरा होता है लॉस, यानी कि परफॉर्मिंग एसेट्स में पहला नाम होता है क्या? सब स्टैंडर्ड। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में पहला नाम सब स्टैंडर्ड, दूसरा नाम डाउटफुल और तीसरा नाम लॉस। अगर हम इसको फर्दर और अंदर जाएं तो स्टैंडर्ड एसेट्स में एक होता है प्योर स्टैंडर्ड। क्या होता है? प्योर स्टैंडर्ड। वो होता है जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। क्या कोई फॉल्ट नहीं है? नो पेंडिंग। ठीक है, नंबर एक हो गया। दूसरा होता है SMA0। कई बच्चे से SM1 लिखते हैं। ठीक है, सेकंड होता है SMA1 और थर्ड होता है SMA2। एक क्वेश्चन आपका यहां पे क्लियर होने वाला है, एक क्वेश्चन आपका यहां क्लियर होने वाला है, और वो क्वेश्चन क्या क्लियर होने वाला है? SMA के बारे में जो आता है। ठीक है, तो वो अकाउंट, एसेट्स, अकाउंट का मतलब एसेट्स, वो अकाउंट जिसमें आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बिल्कुल अप टू डेट चल रहा है, तो उसको बोलते हैं नो पेंडिंग, यानी प्योर स्टैंडर्ड। जिसमें आपका प्रिंसिपल यानी EMI का कुछ भी पार्ट आपका पेंडिंग है, और वो लेके 1 से लेके 1 to 30 डेज तक पेंडिंग है, तो उसका नाम होता है SMA0। और फिर उसके बाद 30 डेज से लेकर के, अगर वो पेंडिंग है आपका 30 डेज, इसको मैं ऐसे 30 डे ना लिख के 31 to 60 डेज है, तो SMA1, और 61 to 90 डेज है, तो उसका नाम है SMA2। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, 0 से 30 डे, 1 से 30 डे की अगर आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, ये क्या सी, इसमें हम बोलेंगे यहां नो पेंडिंग था, यहां पे हमारी क्या हो जाएगी? पेंडिंग।
और पेंडिंग में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कुछ भी, ठीक है। 31 से 60 डे तक होगा तो SMA 1, और 30 डेज से 61 डेज से 90 डेज तक होगा SMA 2। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पेंडिंग है तो मत दिखाओ। हाँ, अब यहां से आगे चलते हैं। अगर 90 डेज भी पूरे हो गए, पूरे 90 डेज तक उसने अपनी ड्यू चीज को नहीं दिया, तो यानी 90 डेज पूरे हो गए, तो उसके बाद ये जो अगला स्टेप होता है वो होता है कौन सा वाला, सब स्टैंडर्ड वाला। कौन सा वाला? सब स्टैंडर्ड वाला। तो इसको हम यहां पे लिखते हैं मोर देन 90 डेज। क्या लिखते हैं? मोर देन 90 डेज। और जब वो मोर देन 90 डेज का दिन शुरू होता है, यानी 91 डेज, 91 डेज से प्लस 1 ईयर तक वो सब स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी भी नहीं हुआ, उसके बाद मोर देन 1 ईयर, एक साल से पेंडिंग चल रहा है, तो 1 साल से लेकर के अगले 1 साल तक, 1 ईयर तक, वो जो अगली कैटेगरी का नाम है इसका है D1, डाउटफुल 1। फिर दूसरे का नाम है D2 और फिर तीसरे का नाम है D3। तो आप देखिए कि डाउटफुल वाले में 3 कैटेगरी हुई, D1, D2 और D3। डाउटफुल वाले में 3 कैटेगरी। हाँ, SMA की हम बार बार बात कर रहे थे, मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गया। SMA को बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। चलो अब आ जाइए D1, D2, D3 के बारे में बात करते। हमने कहा कि 1 ईयर, देखो ये क्लॉज है, ये है रेंज और ये है पार्किंग, ठीक है। तो ये 1 ईयर तक ये इस सब स्टैंडर्ड में रहता है। और जो डाउटफुल वाला है, डाउटफुल का 1 जो कैटेगरी है, 1 कैटेगरी भी 1 ईयर तक क्या रहती है, डाउटफुल 1 में रहती है। और जो डाउटफुल 2 है वो 2 ईयर तक रहती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, अभी बताते हैं क्या कंफ्यूजन करते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है नो लिमिट की। किसकी? नो लिमिट की। तीसरी कैटेगरी क्या है? नो लिमिट, यानी D3 में रहने का कोई भी जो है टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। ऐसे ही लॉस में भी नो लिमिट है। लेकिन जैसे ही लॉस में आता है तो बैंक उससे राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ, जिसको बोलते हैं WO। क्यों? क्योंकि जिसका मान लिया वो लॉस हो गया है तो आपको उसे राइट ऑफ करना है। आज के टॉपिक में राइट ऑफ के कॉन्सेप्ट भी पूरे होंगे। पार्शियल रिकवरी, फुल रिकवरी, पिछले साल की रिकवरी, एडवांस रिकवरी, प्री EMI, सभी के बारे में बात हम करते हैं। D1 में 90 डेज इंक्लूड होते हैं या नहीं? देखिए ये जो मैंने इधर ये बॉक्सेस बनाए हैं, इन बॉक्सेस पे जरा गौर फरमाएं। ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हैं स्टे पीरियड। ये क्या है? स्टे पीरियड, यानी इस स्टेटस में रहने के लिए उसे इतना समय वहां रहना पड़ता है। और ये जो हम बोल रहे हैं 90 डेज से ज़्यादा का मतलब
90 डेज से ज़्यादा होने पर हम उसको सब स्टैंडर्ड कह रहे हैं। और कब तक कहेंगे? हम तब तक कहेंगे जब तक पूरा 1 साल पूरा ना हो जाए। ऐसे ही जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसकी हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। ये चेन कैसे बन रही है? सबसे पहले यहाँ था अकाउंट, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से 2 रास्ते हैं, या तो वो लॉस में चला गया या लॉस में जाने के बाद तुरंत कहाँ चला गया? राइट ऑफ। क्लियर हो गई बात? तो D2 का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपको। देखो यहां ध्यान से देखना जरा, D1, D2 और D3 3 कैटेगरी हमने बनाई आपको, ठीक है? D2 और D3 इसको बोलते हैं अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। इसको बोलते हैं मोर देन 1 to 3 ईयर, और इसको बोलते हैं मोर देन 3 ईयर। D2 क्लियर कर लीजिए, आज क्लियर हो जाए। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और ये न्यूमेरिकल में हमेशा D2 का क्वेश्चन ही पूछता है। क्यों? उन्हें पता है लोग जो है सही से निकाल नहीं पाते। तो यहां पर मैंने बताया था कि इसमें नो लिमिट होती है। क्या होती है? नो लिमिट होती है। और यहां पर जो D1 और D2 है उनकी लिमिट है। तो आप बताइए अप टू 1 ईयर का मतलब क्या हुआ? अप टू 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ। मोर देन 1 to 3 ईयर, यहां ध्यान से देखिए, इक्वल टू होता है 24 मंथ, और ये होता है, अब देखिए यहां पे मोर देन 3 का मतलब क्या है? मोर देन 36 मंथ होता है। बोलो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? लिखा तो रहता है 1 to 3 ईयर, लेकिन इसका आंसर है 24 महीने या 2 ईयर। ये ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, 24 मंथ या 2 ईयर, 24 मंथ या 2 ईयर। क्लियर हो गया? अब देखिए SMA 0 और 1 और 2 के बारे में देखिए, खास बातें देखिएगा यहां पे, ठीक है? अगर किसी की EMI या इंटरेस्ट 1 से 3 दिन तक पेंडिंग है, जिसको प्राइवेट बैंक वाले इस नाम से जानते हैं, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, और वो कहते हैं बकेट 3 में आने का मतलब बस गाड़ी उठा ली। बकेट 1 का मतलब बिल्कुल फोन आने लग जाएंगे, आदमी। बकेट 2 का मतलब बस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। बकेट 3 में आते ही वो आएंगे, कहेंगे या तो गाड़ी दे दो, या अपना घर बिकवा लो, या हमारा पेमेंट दे दो। तो उसको बकेट में जानते हैं। और उनकी जो रिकवरी टीम होती है वो बकेट वालों के हिसाब से होती है कि बकेट 1 की रिकवरी टीम थोड़ा पोलाइट होती है, बकेट 2 वाली थोड़ी हार्ड होती है, और बकेट 3 वाली तो घर से उठा लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो प्राइवेट बैंक वालों को भी ये क्लियर हो गया होगा। चलो और आगे बात करते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि कोई अकाउंट कितने कितने समय तक किस कैटेगरी से जाना जाता है, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि अकाउंट के 2 नाम होते हैं, या तो परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट है तो उसको हम स्टैंडर्ड एसेट के नाम से जानते हैं, और नॉन परफॉर्मिंग है तो उसे हम 3 कैटेगरी में से किसी भी नाम से जान सकते हैं। 3 कैटेगरी में कौन कौन सी? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। तीनों में से किसी कैटेगरी से भी जान सकते हैं। स्टैंडर्ड एसेट है तो हम उसे 4 नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड एसेट 4 नाम से जानते हैं। पहला है बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा
SMA 0 और तीसरा हो गया SMA 1 और चौथा हो गया SMA 2। और उसके बाद इस स्टैंडर्ड अकाउंट का ट्रांसमिशन हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है सब स्टैंडर्ड पे, सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल पे, डाउटफुल से के बाद या तो वो लॉस में जाता है और लॉस में जाते हुए राइट ऑफ हो जाता है, या सीधे सीधे वो राइट ऑफ हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो, अब ये सारी बातें हम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे ये जो हम एग्जाम्पल अब बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा जो आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरी होता है, और JIB में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक छोटा सा डमी अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डमी अकाउंट बनाते हैं।